हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज अकेडमिक्स नीट। बेटा आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग है ना। ये चैप्टर बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर एंड मुझे नहीं पता बेटा क्या मुश्किल है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा। 3 to 4 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड समटाइम्स बेटा ये 6 क्वेश्चंस तक भी जा सकता है, ईजिली जा सकता है। ठीक है, 6 क्या बोलूँ मैं, 7 भी बोल सकता हूँ इवन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग में ये वाला जो चैप्टर है ना, ये 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा। दोनों ही अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना। तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या करना है हमको, चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी बेटा जो मैं आपको छोड़वाऊंगा। हम अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करेंगे, क्योंकि बेटा छोड़ दिया तो आपको पता है ना हमारी किस्मत इतनी बुरी होती है कि क्वेश्चन जिस टॉपिक को छोड़ा उसी टॉपिक पे आएगा। तो हम ऐसा ना हो, है ना, हमारे साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो हमारे साथ ऐसा। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स है ना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग को भी हम क्यों छोड़ेंगे भाई, मुझे बस ये बताओ, है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। देखो बॉन्ड का मतलब है बंधन, है ना। बॉन्ड का मतलब क्या है, बंधन। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो यार कि बंधन क्या होता है। अच्छा आप तो नहीं जानते होगे, हाँ, लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स का बंधन होते हुए ज़रूर देखा होगा। सही है, देखो ये ए है, ये बी है, ये आपका फ्रेंड है ना, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। सही कह रहा हूँ। इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है ना। यही तो बॉन्डिंग होती है। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। दूसरे केस में भाई ये आप हो और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड लिखा है, बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ये बेस्ट फ्रेंड है आपका, लेट से। अब एक बात बताओ मुझको, आपके और फ्रेंड के बीच में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी या आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के अंदर ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, बस ये बताओ मुझको। बिल्कुल सर, हमारे और फ्रेंड के बीच में भी चलो बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी, और बेस्ट फ्रेंड और आपके बीच में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी। लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड और आपकी बॉन्डिंग है बेटा, वो क्या होगी, ज़्यादा या कम? सर वो होगी ज़्यादा। और आपके और फ्रेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी या कम? वो होगी कम। अच्छा एक बात बताना मुझको, इससे आप क्या समझते हो? क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में लड़ाई करवाना, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में, या सॉरी बेस्ट फ्रेंड के बीच में, है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा? बताओ। बिल्कुल बेटा, क्योंकि आपकी और आपके फ्रेंड की बॉन्डिंग वीक है ना, क्या है, वीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए कंपेरेटिवली आसान होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। क्यों? बिकॉज ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आ रही है मेरी बात समझ में? पक्का? तो बेटा ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी जब हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या क्या चलेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वेट करते हैं। एंड सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा क्या, बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो ये तो हमारे, जो मैंने आपको बताया बेटा एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारी दुनिया की बात है। लेकिन केमिस्ट्री किसकी दुनिया है? एटम्स की दुनिया है ना। तो एटम्स की दुनिया में ज़रा पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि क्या खिलवाड़ कर रहे हैं ये एक आपस में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। लेट से मेरे पास एक एटम था, मैंने इसका नाम प्यार से रख दिया बेटा Na। Na पता है क्या होता है? बिल्कुल, Na इज सोडियम। और मेरे पास एक और एटम था, उसका नाम था बेटा क्लोरीन। क्या नाम था? क्लोरीन नाम था। सही है। और बेटा आपस में ये दोनों क्या थे, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। और बेस्ट फ्रेंड्स थे तो बॉन्डिंग कैसी, बॉन्डिंग होगी अच्छी वाली। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इनके बीच में। सही है। तो बेटा एक बात बताओ, जहाँ बॉन्डिंग होगी वहाँ अट्रैक्शन भी तो होगी। सही कह रहा हूँ मैम? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आपको क्या पता बेटा, आपको, मुझे सबको पता है, जो भी आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड है ना, हर बॉय उसको चाहता है ना, कहीं ना कहीं वो प्यार ही है उसका। खैर छोड़ो, वो प्यार कभी मिलेगा नहीं भाई आपको। चलो आ जाओ। एक बात हो, ये अट्रैक्शन यहाँ लग रही है, ये अट्रैक्शन यहाँ लग रही है, तो क्या ये आपस में पास आएंगे? सर बिल्कुल आएंगे पास। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं तो पास तो आएंगे। तो आ जाओ इनको पास बुला लेते हैं। ये बेटा मेरे पास एक आइटम था सोडियम का, है ना, और ये आइटम था मेरे पास
क्लोरीन का। तो जितना पास ये आ सकते थे भाई उतना पास ये आ गए, और ये बेटा क्या बन चुका है, अब इससे ज़्यादा पास ये नहीं आ सकते, है ना। जितना पास आ सकते थे मैक्स टू मैक्स उतना पास आ गए, और अब इससे ज़्यादा पास ये नहीं आ सकते। और बेटा यहाँ पे जितना पास ये आ सकते थे, जब उतना पास ये आ जाते हैं तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसे ही कहते हैं कि हाँ एक बॉन्ड बन चुका है। तो Na और Cl के बीच में क्या बन चुका है, अब बॉन्ड बन चुका है। क्लियर है ये चीज़, पक्का। तो आप कैसे डिफाइन करोगे बॉन्ड को? देखो बॉन्ड को डिफाइन करना इज़ वेरी इजी। आप क्या लिख सकते हो, ये एक फोर्स है, फोर्स ही है ना, सही कह रहा हूँ मैं, जो कि दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में क्या करती है, एक्ट कर रही है, उनके बीच में है, ठीक है। अ फोर्स विच इज़ प्रेजेंट, ऐसे लिख लो, विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन टू और more than two atoms, more than two atoms and hold them together. क्या लिखा बेटा मैंने लिखा बेटा बॉन्ड क्या है, ये एक फोर्स है। क्या है, एक फोर्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स, है ना। दो एटम या दो से ज्यादा एटम के बीच में बेटा प्रेजेंट है और उनको बेटा आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, बॉन्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई। खैर बेटा तो बकवास पार्ट है इस चैप्टर का, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे बॉन्ड क्या होता है, ये बस मैंने आपको बेटा एक फील देने के लिए बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं और अब समझते हैं, सर आपने हमको बताया कि बॉन्ड क्या होता है, लेकिन हमको आज तक वाली बात समझ नहीं आई कि अकेले अकेले रह रहे थे तो क्या दिक्कत थी, ये बॉन्ड बना ही क्यों? बेटा एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर हो रही है ना तो कुछ ना कुछ बेटा वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसको प्रॉफिट होगा? जो वो चीजें कर रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? एक बात बताओ, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बेटा बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, नहीं करवाते? क्यों करवाते हैं? कुछ रीजन है क्या? हम अपने पैसे क्यों दे भाई बैंक को? बिल्कुल बेटा, बहुत सारे रीजन है इसके। पहला बेटा, हमारा जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा बैंक के अंदर। पर क्या सर यही एक मतलब रीजन है? नहीं बेटा, आपको पता है एफडी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट से आपके पैसे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ अमाउंट भी यार अगर हमको फ्री में मिल रहा है तो बुरा है क्या हमारे लिए? नहीं सर, वो बुरा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास फायदे हैं। तो बेटा ऑब्वियसली अगर एटम बॉन्डिंग कर रहा है तो उस बॉन्डिंग से कुछ तो फायदा होगा ना, ठीक है। ये वही वाली बात है भाई, देखो कुछ बॉन्डिंग से फायदा होता है, कुछ बॉन्डिंग से कोई फायदा नहीं होता। जैसे आपके लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपके जो भी बंधन बन रहे हैं, है ना, बहुतों के होंगे बंधन, बेटा उनसे कोई फायदा नहीं है। असली बंधन माँ बाप के साथ होता है, तो बेहतर होगा उसको याद रखो एंड पढ़ाई कर लो पहले। उस सब के लिए तो जिंदगी पड़ी है पूरी, कॉलेज लाइफ में क्या करोगे यार फिर। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? कॉजेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा कि बॉन्ड जो है वो बना ही क्यों, ठीक है। आ जाओ इसको समझते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं बेटा बॉन्ड के बनने के। सबसे पहला रीजन तो बेटा हम ये दे सकते हैं, देखो एक बात मुझे खुद सोच के बताना, आपके पास बेटा अगर एनर्जी आपके पास ज़्यादा है तो बेटा आप एक जगह पे टिकोगे क्या? आप फुदकोगे इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना। तो आप बेटा स्टेबल नहीं हो, उस टाइम पे स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास। आ रही है मेरी बात समझ में? ये कुछ नोट डाउन नहीं करोगे, मैं सब कुछ पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा आपको, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में? क्या बोला मैंने? अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा तो आपके पास स्टेबिलिटी कम। लेकिन एक बात बताओ, वहीं पे बेटा आपने लाइक से वैष्णो देवी की आप चढ़ाई कर आए हो, आपको पता है कितनी बड़ी होती है वैष्णो देवी की चढ़ाई, तो एनर्जी कम हो जाएगी। वैष्णो देवी की चढ़ाई करी तो एट दी एंड आप थोड़े से टायर्ड तो फील करोगे ना, बिल्कुल करेंगे सर। तो स्टेबिलिटी क्या आपकी ज़्यादा होगी मतलब आप एक जगह पे पड़े रहोगे, है ना, ज़्यादा हिलोगे डुलोगे नहीं, सो जाओगे, तो आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और याद रखना बेटा यही चीज़ ज़िंदगी में भी चलती है, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, है ना, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, इसीलिए आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि एक अच्छी जॉब लो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। इसका मतलब समझते हो बेटा आप? इसका मतलब है बेटा कि जैसे सब्जी वाला है बेटा, इधर से उधर घूमता है, उसके बाद भी उसकी अर्निंग बहुत कम है। वहीं पे बेटा अगर मैं एक इंजीनियर, एक डॉक्टर की बात करूँ, आराम से अपने केबिन में बैठते हैं, वहीं पे काम करते हैं एंड अच्छी खासी स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेटा यही चीज़ है। आ रही है ना बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? तो एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा।
तो बेटा कोशिश क्या करनी है हमको, स्टेबिलिटी की कोशिश करनी है कि हम सब क्या रहें, स्टेबल रहें। तो बेटा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, मिनिमम कर देनी पड़ेगी एकदम। जितनी मिनिमम हम एनर्जी करेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हमको मिलेगी। किसके केस में कह रहा हूं ये चीज मैं, एटम्स के केस में। बहुत बढ़िया। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन का आपको क्या लगता है, सबसे पहला रीजन ही क्या होगा कि शायद से बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी कम हो जाती होगी, क्योंकि अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट यही है बेटा कि इट प्रोवाइड्स द टेंडेंसी। टेंडेंसी किस चीज की, टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आ गई वाली बात समझ में, बताओ कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। मतलब समझते हैं इस चीज का। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं बेटा, मेरे पास क्या था, एक सिंगल एटम था। ये मेरे पास एक सिंगल एटम था, सिंगल एटम है ना बेटा। अगर मैं इसका एनर्जी कर्व ड्रॉ करूं तो बेटा उसकी एनर्जी लाइक से बेटा यहाँ के आसपास थी। लेकिन जैसे ही बेटा इसने बॉन्डेड फॉर्म में आया तो बेटा इसकी एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। बल्कि मैं आपको सही बताऊं तो नेगेटिव में डिक्रीज नहीं, सॉरी पॉजिटिव में डिक्रीज नहीं बेटा, नेगेटिव में पहुंच जाता है डिक्रीज। ठीक है, अभी हम कर्व बनाएंगे, डोंट वरी। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये समझाने के लिए था सिर्फ। तो आपको एक रीजन तो समझ में आ गया कि बॉन्ड बन क्यों रहा है बेटा। एक रीजन तो बॉन्ड के बनने का यही है कि हमको क्या मिलता है उससे, एक ऐसी स्टेट मिल जाती है कि हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। यहां पे हमसे मतलब क्या है, एटम्स से, है ना। आ गई बात समझ में। दूसरा भाई देखो, दूसरा जो मैं वो आपको लिखाऊंगा ना पॉइंट, ये एकदम बकवास पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे ये पॉइंट कहीं वैलिड हो रहा है, कहीं वैलिड नहीं भी है। तो लिख लो इसको खाली, टू फिल देयर ऑक्टेट, है ना, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो देखो बेटा ये तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सर ऑक्टेट क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। पहले मैं क्या करवा रहा हूं आपको, अब हम बेटा सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं किस पे, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है सर, आ जाओ बेटा इसको समझते हैं बेटा। मस्त टॉपिक है ना, झकास टॉपिक है। आप बस अपना बेटा नोट्स बनाते रहना। नोट्स नहीं बनाओगे तो बेटा मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप नोट्स क्यों नहीं बना रहे। तो आ जाओ, सबसे पहला लिख लेते हैं ए क्या था हमारा, टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आ जाओ मेरी बात सुनना, एक बात बताओ, ये एक एटम मेरे पास है, ये मेरे पास एक एटम है, ए और बी। एक बात खुद सोचो, ए और बी के अंदर बेटा अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाए, बिल्कुल सर इन दोनों को आपस में पास पास बुला लो। पास पास बुलाओगे तो अपने आप ही अगर ये बॉन्ड आपस में बनाते होंगे तो बिल्कुल बना लेंगे। सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, है ना। अब देखो लेकिन बेटा इतना सिंपल होता है क्या ये बेटा, इस दुनिया में इतनी सिंपल चीज़ें अगर एग्जिस्ट कर रही होती तो मज़ा नहीं आ जाता। अब मेरी बात सुनना, हो क्या रहा है, देखो मेरे पास दो आइटम्स थे, लेट से मेरे पास ये था आइटम ए। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर, नो सर। ये था बेटा मेरे पास लेट से आइटम बी। तो मेरे पास दो आइटम थे, एक था आइटम ए और एक था आइटम बी। बेटा ऑब्वियसली इन आइटम्स के पास इनका न्यूक्लियस भी होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। परफेक्ट सर्कल बन जाओ भाई, अच्छे से समझेंगे हम चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया इनका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने न्यूक्लियस के अंदर क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया, जिससे आप समझ जाओ कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। अच्छा क्या खाली न्यूक्लियस होगा क्या भाई, नहीं सर, एक चीज़ रह गई। क्या रह गया सर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे भी हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, मैं बताता हूँ क्या करना है। अब एक बात बताओ, जब मैं ए और बी को पास लाने की कोशिश करूंगा, जब मैं ए और बी को पास लाने की कोशिश करूंगा तो क्या क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब मैं बस यही जानना चाहता हूं आपसे कि कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन रिपेल करेगा। तो आ जाओ देख लेते हैं। सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स भाई नेगेटिवली चार्ज ही होंगे, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आ गई इतनी बात समझ में, बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं बेटा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की,
तो दोनों आइटम्स के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा और वो न्यूक्लियस भी आपस में क्या करेगा भाई, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या इसके अलावा कोई दिख रहा है आपको जो रिपेल करेगा? नहीं सर, कोई इसके अलावा नहीं है जो रिपेल करेगा। सर अट्रैक्ट कौन करेगा फिर? बिल्कुल बेटा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है? जो बेटा मैंने ब्लू से दिखाया है वो अट्रैक्ट कर रहा है और जो मैंने बेटा आपका पर्पल से दिखाया है वो रिपेल कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ, अट्रैक्शन फोर्सेस आपस में एक दूसरे को पास लाने की कोशिश कर रही हैं, सही कह रहा हूं मैं, और जो आपकी बेटा रिपल्शन फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को दूर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, सही कह रहा हूं मैं। ये रहा रिपल्शन और बेटा ये रहा अट्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या थी? बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन ये थी कि दोनों आइटम्स को एक दूसरे के पास में आना पड़ेगा, सही कह रहा हूं मैं। दोनों आइटम्स को, ये रहा आइटम ए, ये रहा आइटम बी, इन दोनों को बेटा आपस में एक दूसरे के पास आना पड़ेगा ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा। बेटा रिपल्शन फोर्सेस तो दूर भगा रही हैं एक दूसरे से और अट्रैक्शन फोर्सेस बेटा क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब आप खुद सोच के देखो ये चीज, अगर बेटा अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा नहीं होंगी तो ये कभी पास आ ही नहीं पाएंगे। सही है मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं? अट्रैक्शन फोर्सेस बेटा पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्सेस दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पास लाना है मुझको तो अट्रैक्शन फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा ना। आ रही है मेरी बात समझ में? लेट से बेटा अट्रैक्शन फोर्सेस थे 9 न्यूटन और रिपल्शन फोर्सेस थे बेटा 4 न्यूटन। तो एक बात बताओ, पास आएंगे या दूर आएंगे? बताओ मुझको। देखो इसको हम सिनेरियो से समझते हैं। बेटा एक दो आइटम्स थे, इन दोनों को बेटा पास लाने के लिए 9 न्यूटन की फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और दूर ले जाने के लिए 4 न्यूटन की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बताओ ओवरऑल क्या है? ओवरऑल तो बेटा ये पास आ रहे हैं, है ना, दिख रहा है हमको। और कितने से पास आ रहे हैं बेटा? 5 न्यूटन से पास आ रहे हैं। 5 कैसे आया सर? 9 में से 4 न्यूटन को मैंने माइनस कर दिया, तभी तो 5 न्यूटन आया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन ये है सर कि अट्रैक्शन फोर्सेस को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रिपल्शन फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है बेटा, आ गई वाली बात समझ में? देखो यार, अगर इसके बाद भी आपको डाउट है कि क्यों रिपल्शन फोर्सेस को ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी क्यों रिपल्शन फोर्सेस को कम होना चाहिए एंड अट्रैक्शन फोर्सेस को ज़्यादा होना चाहिए फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यार आप प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझा दिया है। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आ गया बेटा आपको कि अगर एटम्स को पास बुलाना है, पास बुलाने के लिए क्या कंडीशन है कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए रिपल्शन फोर्सेस से। बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ मुझको, ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली। हमने सबसे पहले दो आइटम्स थे हमारे पास, ए और बी, इनके यही कंडीशन थी कि अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा थी रिपल्शन फोर्सेस से, तो बेटा ये आपस में एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, पास आना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो यार, जैसे जैसे ये पास आएंगे इनके जो रिपल्शन फोर्सेस है वो इंक्रीज नहीं करने लग जाएंगे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, प्लीज ढंग से समझाओ। बिल्कुल बेटा, एक बात बताओ, ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास दूसरी मैग्नेट है। बेटा मैंने क्या किया, ये मैग्नेट का नॉर्थ था, ये भी मैग्नेट का नॉर्थ था। पहले बेटा ये काफ़ी दूर दूर थी, तो मैं इन दोनों को पास जब लाऊंगा तो थोड़ा पास तो आ जाएंगे। लेकिन बेटा लेट से ये काफ़ी पास आ गए एक दूसरे के। अब एक बात बताओ, जब बेटा नॉर्थ और नॉर्थ पोल मैग्नेट के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो और पास आएंगे आसानी से? नहीं सर। क्यों? बिकॉज बेटा नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक तगड़ी वाली ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेटा ऐसा ही होता है यहाँ पे भी कि एक पल को जब आपके अट्रैक्शन और रिपल्शन में अट्रैक्शन ज्यादा था तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब रिपल्शन फोर्सेस भी ज्यादा हो जाएंगी, और कितनी ज्यादा हो जाएंगी? अट्रैक्शन फोर्सेस के इक्वल हो जाएंगी। तो बेटा उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे बेटा एटम्स काफी करीब आ चुके होंगे एक दूसरे के, है ना। और इस केस में बेटा, इस केस में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स आपस में इक्वल हो चुकी है। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो अभी तक हमने पढ़ाई क्या है, हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी और बहुत सिंपल सी। पहला, अगर एटम्स को पास में बुलाना है तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए रिपल्शन फोर्सेस से। क्या कह रहा हूं मैं? अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए रिपल्शन फोर्सेस से। दूसरी चीज बेटा, अगर आपको एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना है तो बेटा अट्रैक्शन फोर्सेस होनी चाहिए रिपल्शन फोर्सेस के इक्वल। सर दूसरी वाली बात हमारी हमको अभी भी समझ नहीं है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस इक्वल तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो गई। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो आइटम्स हैं जिनके बीच में बेटा बॉन्ड बन चुका है, अब बेटा बॉन्ड बन चुका है तो क्या वो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे? नहीं सर, क्योंकि बॉन्ड तो बन चुका है ना बेटा। अब जितना पास वो आ सकते थे वो आ चुके हैं, तो अट्रैक्शन फोर्सेस तो यहाँ पे कितनी है? 0 है। सही है। और ठीक है सर,
क्या वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे जब बॉन्ड फॉर्म हो चुका है? नहीं सर। क्यों क्यों दूर नहीं जा रहे होंगे? बिकॉज बेटा अगर दूर जा रहे होते तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी होती? नहीं सर। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी? जब बेटा उस पर कोई भी फोर्स अब नहीं लग रहा। तो रिपल्शन फोर्सेस भी कितने हैं? 0। देखो अब मैं एक और बात समझाता हूँ। अट्रैक्शन फोर्सेस का 0 और रिपल्शन फोर्सेस का 0 होना बेटा प्रैक्टिकल बातें नहीं है। क्यों सर प्रैक्टिकल बात नहीं है? देखो बेटा बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 न्यूक्लियस है, सही कह रहा हूँ, दोनों आइटम्स के अपने अपने न्यूक्लियस हैं, तो बेटा वो न्यूक्लियस तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही ना। तो रिपल्शन फोर्सेस क्या 0 हो सकती हैं? कभी 0 नहीं हो सकती। सिमिलरली बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमेशा रहेगा, तो बेटा ये दोनों भी आपस में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या अट्रैक्शन फोर्सेस 0 हो सकती हैं? नहीं सर, ये भी कभी 0 नहीं हो सकती। तो सर आपने ये क्यों बोला कि अट्रैक्शन फोर्सेस 0 होनी चाहिए, रिपल्शन फोर्सेस 0 होनी चाहिए? देखो बेटा मैं बस आपको ये समझा रहा था उस टाइम पे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें। और बेटा मैंने आपको अभी अभी बताई ये वाली चीज़ कि अट्रैक्शन फोर्सेस क्या कोशिश करती हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस कोशिश करती हैं एक दूसरे को पास लाने के, और बेटा रिपल्शन फोर्सेस एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये अट्रैक्शन है लाइट से और ये रिपल्शन है, ये दोनों बेटा इक्वल हो जाएं, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगी? नेट कितना आ जाएगा? 0। मतलब जितना वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं उतना ही वो एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं, सेम अमाउंट। तो बेटा ना वो पास आ पाएंगे ना वो दूर जा पाएंगे। तो यही सीन है कहां पे? जब बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। आई इतनी बात समझ में? तो हमको इतना समझ में आ गया कि जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ना, है ना, तब क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बेटा आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो बॉन्ड फॉर्म्ड, सही है। यहां पे आप क्या लिख सकते हो भाई? इसको तो मिटा दो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत तो थी ऑब्वियसली, लेकिन हम ढंग से बनाते हैं क्योंकि एक्चुअली ना मैंने आपको सही से लिखवाया नहीं है वहाँ पे। देखो ये रहा ए और ये रहा बी, अभी तो दूर दूर है ये ए और बी, और आपको पता है यहाँ पे केस क्या है कि रिपल्शन फोर्सेस कम है अट्रैक्शन फोर्सेस से, या फिर अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा है रिपल्शन फोर्सेस से। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई एटम्स क्या होंगे? विल कम क्लोज टू ईच अदर। सही है। क्या बोला बेटा? जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा थे तब एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस इक्वल थे बेटा उस केस में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। थर्ड केस देख ले बेटा। एक बात बताओ मुझको, देखो जहां तक वो एटम्स बेटा करीब आना चाहते थे बेटा लाइट से वो आ चुके हैं। बेटा यहाँ पे इस सिनेरियो बेटा मान लेते हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी थी। यहाँ पे बेटा मैंने क्या कहा? बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। लेकिन बेटा मैंने क्या किया? मैंने जबरदस्ती एनर्जी प्रोवाइड करी, खुद से मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी, और मैंने इसको इधर धकेला, इसको इधर धकेला, तो क्या होगा? देखो बेटा मैं बता दूं क्या होगा इसके बाद ना बेटा गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? बिकॉज बेटा इनके न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है नहीं है बेटा, ये आपस में एक दूसरे से टच करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ना मैं जबरदस्ती बेटा इनको धकेल दूं अगर, तो बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, बस ये चीज़ होगी कि जैसे ये आइटम था ए, ये आइटम था बेटा लेट से बी, ठीक है, और बेटा ये आइटम ए का वो था न्यूक्लियस, है ना, और ये आइटम बेटा बी का न्यूक्लियस था। तो देखो ये आपस में बेटा टच होने लग जाएंगे। और बेटा आपको पता है ना जब आप मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाते हो तो पता है ना क्या होता है? कैसे बेटा वो पागल हो जाती है मैग्नेट, मतलब कुछ भी कर लेगी, ऐसा करेगी कोशिश कि हम एक दूसरे से दूर रहें। तो सिमिलरली बेटा ये भी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ही है, तो बेटा ये क्यों घुसना चाहेंगे एक दूसरे के अंदर? और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन भी आपस में घुसने की कोशिश करेंगे जब बहुत ज़्यादा पास ले आऊंगा मैं इन दोनों को। सही कह रहा हूँ? तो बेटा इस केस में रिपल्शन फोर्सेस क्या कर जाएंगी? डोमिनेट। रिपल्शन फोर्सेस बेटा अट्रैक्शन फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएंगी, और बेटा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अनस्टेबिलिटी। समझ में आ रही है ये वाली बात? क्योंकि बेटा रिपल्शन फोर्सेस बढ़ गए ना, तो बेटा दूर जाने की कोशिश करेगा आपस में। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आई? जितनी बेटा मैंने बातें करी हैं बताओ, है ना? ये सारी बातें बेटा बहुत आसान सी चीज़ें थी, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया एक बार तो बेटा फिर तो कोई नहीं भुला सकता आपको। एंड आई थिंक बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना? आ जाओ अब मैं आपको ना एनर्जी के बारे में लिखवाता हूँ हर एक केस के अंदर। अब आप मुझे बताना एक बात, जब बेटा अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा थी रिपल्शन फोर्सेस से और एटम दूर दूर थे एक दूसरे से, तब बेटा क्या होगा? वो आपस में पास आएंगे, और जैसे जैसे पास आएंगे बेटा एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्यों सर? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे यार ये ऑरेंज कलर तो बिल्कुल येलो जैसा लग रहा है, हम क्या करते हैं, येलो कलर चलेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई कलर, हाँ वाइट कलर चूज कर लेते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा थी रिपल्शन फोर्सेस से तब बेटा एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों कह रहे हो सर आप ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। देखो
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है, सॉरी ये फॉर्मूला बेटा फिजिक्स के अंदर बिल्कुल पढ़ने वाले हो, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अब एक बात बताओ बेटा, आर क्या होता है? आर होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से लेते हैं, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों एटम्स को पास लाऊंगा तो क्या होगा? तो सर आर डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सर आपने हमको पागल बनाया है, क्यों? बिकॉज हम तो देख पा रहे हैं कि जब आर डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो ये तो गलत बात है ना सर, आपने तो हमको झूठ बोला। जैसे जैसे पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है ना सर। नहीं बेटा, वो कर डिक्रीज ही रही है। क्यों? बिकॉज इस फॉर्मूले के अंदर बेटा आगे लगा होता है माइनस। बेटा वो इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन कहाँ इंक्रीज कर रही है? माइनस में इंक्रीज कर रही है। आप खुद बताओ, -1 बड़ा है या -10? सर -1 बड़ा है, तो बेटा एनर्जी ओवरऑल क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, क्योंकि वो नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। आई इतनी बात समझ में? पक्का? तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो, तो वैसे तो करना ही पड़ेगा फिजिक्स के अंदर, तो आप बेटा इस केस के अंदर क्या कह सकते हो? इस केस में आप कह सकते हो बेटा कि एज द एटम अप्रोच ईच अदर, मैं आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। और बेटा जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस इक्वल हो गए तो बेटा वो अपने मैक्सिमम डिक्रीज पे होगी। आ रही है वाली बात समझ में? खुद सोचो ना, जितना आइटम बेटा क्लोज एक दूसरे से आ सकते थे वो आ चुके हैं। बेटा अब आर की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो चुकी है कि इससे ज़्यादा आर कम नहीं हो सकता। अगर बेटा आर की वैल्यू फिक्स हो गई तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसकी वैल्यू भी तो फिक्स हो गई। बेटा फिक्स हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बेटा इस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा मिनिमम है, इससे ज़्यादा मिनिमम आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं सर, हम तो आर की वैल्यू को और कम करेंगे। बेटा आप आर की वैल्यू को और कम करोगे तो उससे क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी, और अनस्टेबिलिटी आएगी तो बेटा एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी, है ना। अब बेटा इतनी इंक्रीज कर जाती है कि पॉजिटिव में पहुंच जाती है। खैर अब बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ समझोगे ना तो बहुत ही आसान रहेगा बेटा आपके लिए समझना चीज़ों को, ठीक है। तो ये एनर्जी वाली चीज़ें नहीं बनानी है, मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगा, डोंट वरी, प्रॉपरली लिखेंगे सब कुछ, है ना। नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स ढंग से बना लिए तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको। आ जाओ अब हम नोट्स बना लेते हैं इस चीज़ के कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट बेटा हमने ये पढ़ा कि व्हेन टू एटम्स बेटा अप्रोच ईच अदर, मतलब जब दो एटम बेटा आपस में एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, तो बताओ न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, है ना, पहले एटम का न्यूक्लियस बेटा अट्रैक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। सही है? क्या कहा बेटा मैंने? जब दो एटम बेटा पास में आएंगे तो पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। सेकेंड पॉइंट, मेरा सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड अनदर एटम विल रिपेल ईच अदर। बेटा क्या कहा मैंने कि पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज भैया इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट एटम विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। इसका मतलब बेटा पहले एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स से भी रिपेल होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपके मन में ना डाउट आना चाहिए, सर न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस के उसको रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, और सर अट्रैक्ट करने वाली चीज़ सिर्फ एक ही है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं बेटा, देखो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर है ना वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन दोनों की कंबाइंड रिपल्शन पावर। मतलब ये दोनों मिलकर जितना रिपेल नहीं कर पाते ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेटा ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और बेटा इसीलिए अट्रैक्शन फोर्सेस जीत जाती है। आ गई मेरी बात समझ में? पक्का? तो इन चीज़ों को बस क्लियर रखो अपने दिमाग के अंदर। ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इनके बिना कुछ भी नहीं है बेटा। लिख लिया? चलो आगे पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब देखो कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है बेटा कि इफ, लिख लो इसको, हाँ फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ, इफ द अट्रैक्शन forces are greater than
repulsion forces, then atoms will come to each other. सही कह रहा हूं मैं? जब अट्रैक्शन फोर्सेस बेटा ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू रिपल्शन फोर्सेस, तभी आइटम एक दूसरे के पास आएंगे। बिल्कुल सर, एकदम सही बात लिखी है। पांचवा पॉइंट बेटा, व्हेन अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिपल्शन फोर्सेस, जब बेटा अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, है ना, तब बेटा बॉन्ड बन जाएगा। किसके बीच में? बिटवीन बोथ दी एटम्स। द हटा दो, या बिटवीन बोथ एटम्स, ठीक है। सही कह रहा हूं मैं? क्या कहा बेटा मैंने? जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बेटा आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए, तब बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये सारे पॉइंट्स बेटा मैंने आपको ऊपर अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आगे बढ़ जाएं, 6th पॉइंट देख लेते हैं भाई। चलो एक काम करते हैं, 6th पॉइंट को देखने से पहले बेटा हम ना कर्व बना लेते हैं। कौन सा कर्व बनाना है? बेटा जो टॉपिक आज हमको पढ़ना था, अब आया है वो टॉपिक, एंड वो टॉपिक था बेटा आपका, ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इसको पढ़ने में बेटा मज़ा बहुत आता है ना। एनर्जी वर्सेस, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा, ये मत सोचना ये लाइन बोल दी तो ये आता नहीं होगा टॉपिक, बिल्कुल आ सकता है बेटा ये टॉपिक। एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व। क्या लिख दिया सर ये आपने? बता रहा हूँ बेटा क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ। देखो इस कर्व को समझते हैं, बड़ा मज़ेदार कर्व है, एंड ढंग से समझोगे तो बेटा मस्त तरीके से आपको आ भी जाएगा। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। कोई दिक्कत इस ग्राफ के अंदर तो बताओ मुझको कि नहीं सर ये ग्राफ ही समझ नहीं आया, मैं क्या बना दिया आपने। बेटा ये ग्राफ है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं नीचे से। बेटा मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ के अंदर। बेटा एक एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस है बेटा, वहाँ पे तो मैंने ले ली बेटा पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे बेटा मैंने ले लिया डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस? बेटा दो एटम्स के बीच का, जो आपस में बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, उन एटम्स के बीच का डिस्टेंस। बेटा इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। उनके न्यूक्लियस से बेटा मेजर किया है डिस्टेंस। बताता हूँ क्या होता है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बताओ, ये आइटम था ए, ये आइटम था बी, मैंने कहा था इनके सेंटर से हम बेटा मेजर करते हैं आर को। अभी थोड़ी देर पहले बताई है बेटा मैंने ये बात, है ना। और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 बाई आर। सर आर तो आपने हमको बता दिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। Q1 क्या है बेटा? ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ चार्ज भी तो होगा, आइटम है भाई, चार्ज होगा Q1, इस वाले आइटम के ऊपर Q2 चार्ज होगा, तो बेटा वही है Q1 Q2। और K बेटा एक कांस्टेंट होता है, उसके बारे में बेटा फिजिक्स में देखना, जहाँ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आर समझ में आ गया। सर आर हमने बीच से क्यों लिया? देखो बेटा आर हमने बीच में से इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस भी तो होगा बेटा, न्यूक्लियस के कहीं ना कहीं सेंटर से हो जाता है, फिर आ गई ये वाली बात समझ में। और न्यूक्लियस के सेंटर से तो मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। न्यूक्लियर कहाँ से आया वर्ड? बेटा न्यूक्लियस के बीच में से। आ गई ये वाली बात समझ में? बताओ। चलो ये सब मिटा देते हैं, है ना। और अब बेटा कर्व बनाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये इंपॉर्टेंट कर्व है बेटा, आसान नहीं है ये चीज़, थोड़ी सी मुश्किल है। जब बेटा दो आइटम्स आपस में दूर दूर थे, है ना, कर्व देखते हैं आप आराम से। जब बेटा दोनों आइटम्स आपस में क्या थे? दूर दूर थे। ये बेटा पहला आइटम, ये दूसरा आइटम दूर दूर थे, उस टाइम पे क्या इनके बीच में कोई वो था बेटा? देखो कितने दूर थे सर ये? बेटा बहुत ज़्यादा, इतने दूर थे बेटा कि इनको पता भी नहीं था कि आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, इतने दूर थे बेटा ये। तो बताओ मुझको। देखो मैं ना थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इंटर न्यूक्लियर को यहाँ कर दिया मैंने, और डिस्टेंस को बेटा यहाँ कर दिया, ठीक है। और ये तो बेटा गायब भी हो चुका है, इसको मिटा देते हैं एंड वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं आर। सुनना मेरी बात बेटा, ये आपस में कितने दूर थे? इन्फिनिटी डिस्टेंस, ठीक है। कितना डिस्टेंस था भाई? इनफाइनाइट ना। आर की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में पुट करते चले जाओ, ये भी लिख लेना बाद में, मैं आपको अभी अभी लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये लिखना यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस KQ1 Q2 बाई आर, वेयर आर इज इक्वल्स टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सही है ये वाली बात? अब एक बात बताओ बेटा, जब आर की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी होगी, मतलब दोनों आइटम्स बेटा आपस में कितने दूर हैं? इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर हैं, ठीक है। अब एक बात हो, कभी कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर हो सकता है क्या? नहीं। तो बेटा इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है बेटा कि हम मान रहे हैं, है ना, इट
टेंड्स टू इन्फिनिटी है, वो सच में इन्फिनिटी नहीं है, इतना दूर है कि हम उसको इन्फिनिटी कंसीडर कर रहे हैं, बस ये मतलब होता है इसका एरो लगाने का ऐसे, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ मुझको कितनी हो जाएगी, बता सकते हो मुझको? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पुट करो के Q1 Q2 माइनस तो लगेगा ही अपॉन में इन्फिनिटी, तो बेटा कितनी आ गई है? 0। लेकिन याद रखना बेटा ये 0 सच में नहीं होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के अप्रॉक्सीमेट होगी। क्यों? देखो ना कभी आप R को इन्फिनिटी कर सकते हो, और जब कभी R इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता तो पोटेंशियल एनर्जी भी कभी 0 नहीं हो सकती। हम बस क्या मान रहे हैं, हमने माना कि बेटा R जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है इन्फिनिटी के, तो ये आया रिजल्ट हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा करीब है। फिर कब? जब R इन्फिनिटी के बहुत ज़्यादा करीब है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 के बहुत ज़्यादा करीब है। दोनों ही चीज़ें बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, इन्फिनिटी कभी हो ही नहीं सकता। आगे वाली बात समझ में? चलो हमको समझ में आ गया, जब R इन्फिनिटी, यहाँ पे बेटा इस केस में हमने माना जब R इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0 के करीब है, तो बेटा ये रही 0 के हमने करीब दिखा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम एटम्स को बेटा पास बुलाएंगे, ठीक है सर। लेट से बेटा यहाँ बेटा एटम्स जो है बेटा एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर दिया बेटा एटम्स ने, ठीक है। इतना पास में मत बुलाओ भाई इतनी जल्दी, थोड़ा दूर कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं और इसको डुप्लीकेट भी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अरे ये हम बेटा वापस ब्लू कर देते हैं, क्या हो रहा है अब? अरे यार जब ये सिस्टम थोड़ी खराबी का, हाँ हो गया, है ना, बढ़िया हो गया, चलो हमारे साथ इतना समझ में आ गया। अब बेटा हम येलो से ना लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं सर, कि एटम्स अप्रोच ईच अदर। अब एक बात बताओ मुझको, पहला केस तो आपको समझ में आ गया, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस कौन सा केस है दूसरा भाई? जब एटम्स अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच ईच अदर, जब एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं एटम्स। एक बात सिंपल सी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 बाई R, सही कह रहा हूं मैं? बेटा एटम्स जब अप्रोच करेंगे तो बेटा R की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा इंक्रीज बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। क्या कह रहा हूं मैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, सही कह रहा हूं मैं? सॉरी, इंक्रीज तो कर रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब वैल्यू ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? एक बात बताओ, पहले बेटा एनर्जी -1 थी, मैंने कहा नेगेटिव डायरेक्शन में और डिक्रीज कर गई तो -10 हो जाएगी, फिर -1 बढ़ा या -10, ऑब्वियसली -10 बढ़ा, तो बेटा एनर्जी क्या हो रही है? लूज हो रही है। और यही तो मैंने आपको बताया था बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी को क्या कर दो? लूज कर दो। तो यही क्या कर रहा है? एटम भी कर रहा है। जैसे जैसे बेटा पास आ रहे हैं आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आ गई इतनी बात समझ में? नहीं आई तो बता दो भाई, है ना। अगर ना समझ में आए तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। देखो अब पहले क्या था बेटा, एटम्स इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर थे तो ये भी बेटा 0 के आसपास था। अब जैसे जैसे एटम्स पास आएंगे एनर्जी क्या करती चली जाएगी? डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, हमने ज़्यादा ही जल्दी डिक्रीज दिखा दिया, थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी डिक्रीज करती चली गई। बेटा नेक्स्ट केस में हमने क्या कहा? हमने कहा कि अब बेटा एटम्स एक दूसरे के बहुत पास आ चुके हैं, इतने पास कि बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। बेटा अगर यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन। हमने मान लिया बेटा यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो आ जाओ थर्ड केस लिख लेते हैं भाई। फिर अपना थर्ड केस बेटा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन का। बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, बेटा एनर्जी अपने लोवेस्ट पे होगी, एनर्जी इज एट इट्स लोवेस्ट। क्या लिखा बेटा मैंने? एनर्जी की वैल्यू बेटा सबसे ज़्यादा कम होगी। सही है, क्यों? बिकॉज बेटा आर अब कांस्टेंट हो चुका है ना, इससे ज़्यादा बेटा हम आर को डिक्रीज नहीं कर सकते। के Q1 Q2 बाय आर इस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा देना। सही है, समझ में आ गया आपको? तो बेटा जो इस ग्राफ का बेटा लोवेस्ट साइड पे पीक होगा, है ना, लोवेस्ट साइड पे जो ये वैल्यू आएगी बेटा, ये क्या होगी? यहाँ पे बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। समझ में आ रहा है? देखो कहाँ पे हुआ है बॉन्ड की फॉर्मेशन? ये रहा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेटा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। क्लियर हो रही है चीज़? अब बेटा मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई? अब मैं आइटम्स को और करीब बुला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा लास्ट पॉइंट और लिख लो, खत्म हो जाएगा उसके बाद एक कर्व। चौथा पॉइंट
बेटा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है, वी आर स्टिल ट्राइंग, हम बेटा फिर से कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, टू ब्रिंग एटम्स क्लोज, ठीक है, टू ब्रिंग एटम्स मोर क्लोज, है ना, हम क्या कोशिश कर रहे थे, एटम्स को और ज़्यादा करीब लाने की, मोर क्लोज। तो एक बात बताओ बेटा, अब होगा क्या, न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स, है ना, या फिर ऐसे लिख लो भाई, रिपल्शन बिटवीन, है ना, रिपल्शन जो है बेटा दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की, वो बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, एंड इट कॉजेज अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और बेटा याद रखना, अनस्टेबिलिटी आई तो बेटा एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब आप बोलोगे सर Q1 Q2 बाय आर के अंदर तो सर अगर हम और ज़्यादा लाएं तो आर तो सर और कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को तो डिक्रीज होना चाहिए। बेटा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड ही नहीं रहता, क्यों, बिकॉज रिपल्शन फोर्सेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं, इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि बेटा भाड़ में जाए बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटा वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं उस केस में। तो एक बात बताओ, अब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बेटा रिपल्शन नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर, सॉरी एनर्जी क्या होगी, दूर जाने पे आर की वैल्यू इंक्रीज करने लग जाती है, और आर की वैल्यू बेटा अगर इंक्रीज कर जाएगी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो जैसे बेटा मैं और करीब लेकर आया तो बेटा एनर्जी बेटा इंक्रीज कर गई, और इंक्रीज कर गई बेटा पॉजिटिव के अंदर। तो यही कर्व है बेटा जो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, बहुत सिंपल सा कर्व था, है ना। इसके बेटा डिफरेंट पोर्शंस हम लिख लेते हैं कि हमने किया क्या है ना। बेटा यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आप लिख सकते हो बेटा कि एटम्स कितने दूर थे आपस में, ठीक है, ऐसे लिख लो, एटम्स आर फार अपार्ट, एटम्स आर फार अपार्ट, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या हुआ है, यहां तक, सॉरी यहां तक क्या हुआ है बेटा, एटम्स एक दूसरे के पास आए हैं, है ना, एटम्स अप्रोच ईच अदर, एटम्स अप्रोच ईच अदर, है ना, एटम्स एक दूसरे के पास आए हैं। अगले केस में क्या हुआ है भाई, ये भी देख लो, ये वाला केस, इस केस के अंदर बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, बॉन्ड फॉर्म्ड। और लास्ट केस है ना, इसके अंदर क्या हुआ है, ये एक काम करो, येलो रहने दो यार, क्योंकि येलो हमने ऑलरेडी ना यूज़ करा हुआ है, पर्पल ठीक है, ठीक है। इस केस के अंदर ये वाला जो केस है, यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, इतने ज़्यादा बेटा हमने पास बुला लिया, किसको, एटम्स को, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो रिपल्शन बिटवीन इंटर न्यूक्लियर, या फिर ऐसे लिख लो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन इंक्रीज्ड, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन इंक्रीज्ड। क्लियर हो गया कब, बताओ कि क्यों, कहाँ पे कैसी वैल्यू आई बेटा, मैंने आपको हर एक चीज़ का लॉजिक दिया है, फॉर्मूले से सारी चीज़ें बताई हैं बेटा। आई थिंक बहुत सिंपल था। सबसे पहले बेटा आइटम्स बहुत दूर थे, और बहुत दूर थे तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन नाम की कोई चीज़ उनके बीच में थी ही नहीं, तो बेटा उनकी एनर्जी जीरो थी, तो बेटा जीरो के करीब बन गए, है ना। उसके बाद बेटा जब आइटम्स ने आपस में एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट किया तो बेटा उनके बीच में थोड़ी थोड़ी बॉन्ड की फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हुई होगी, और बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती ही चली गई। उसके बाद भाई वो मिनिमम डिक्रीज पे कब आया, मिनिमम डिक्रीज पे आया बेटा जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है ना, उस टाइम बेटा एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और बेटा हमने और करीब घुसाया, जब बॉन्ड फॉर्म हो चुका है उसके बाद भी मैं उनको जबरदस्ती और अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेटा एनर्जी इंक्रीज करती चली गई, और उनके बीच में बेटा पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और रिपल्शन भी आ गई। क्लियर हो गई मेरी बातें, बता दो भाई। तो ये था बेटा पहला रीज़न, हमने अच्छे तरीके से समझ लिया बेटा कि जब दो आइटम्स बेटा एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, तब क्या हो रहा है, तो बेटा कैसे हमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। आ गई ये वाली बात समझ में। दूसरी चीज़ क्या है भाई, दूसरी चीज़ है बेटा टू फिल देयर ऑक्टेट। आ जाओ ये भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि एकदम बकवास टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो अच्छा पहले एक बात मुझे बताओ, मैं आपको एक और चीज़ पूछता हूँ, प्यार से पूछ रहा हूँ भाई, तो आप मुझे बताना कि क्या मैं सही बात कह रहा हूँ। एक बात बताओ बेटा, हम कर्व को देखें तो जैसे जैसे बेटा दोनों आइटम्स पास में आ रहे हैं सॉरी, जैसे जैसे दोनों आइटम्स बेटा पास में आ रहे हैं एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, तो बेटा एनर्जी जा कहाँ रही है, ओ ये तो सोचा ही नहीं सर हमने, बिल्कुल ये एनर्जी जा कहाँ रही है,
बेटा ये एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम के अंदर रिलीज हो रही है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो बेटा कि एक बात बताओ, बॉन्ड फॉर्म के टाइम पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेटा आप ये लिख सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है ना बेटा, वो क्या करती है, रिलीज करती है एनर्जी को, रिलीजेस एनर्जी, है ना। और इसको ना ऐसे लिखना जनरली, बेटा कुछ कुछ एक्सेप्शन है इस चीज़ के जो हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत ही कम एक्सेप्शन है, बहुत कम, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा जनरली क्या करती है, रिलीज करती है एनर्जी। और आपको पता है जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। ये तो आप 10th में पढ़कर आए हो भाई कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जब एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली बेटा एक बात बताओ, जब हम बेटा बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बेटा बॉन्ड को तोड़ना मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन, है ना। डिसोसिएशन मतलब तोड़ देना। तो बेटा उस टाइम पे क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो आप लिख सकते हो बेटा एनर्जी रिक्वायर होगी वहाँ पे, है ना, एनर्जी रिक्वायर। तो बेटा अगर हमको खुद को एनर्जी देनी पड़ेगी तो बेटा ऐसी प्रोसेस क्या होती हैं, इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है ये चीज़? आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज़ थी यार, एकदम आसान और बकवास। क्लियर हो गया ना सब कुछ? तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, टू गेट द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अब हमको क्या पढ़ना है इसके बाद, टू फिल देयर ऑक्टेट, है ना। अब क्या पढ़ना है, टू फिल देयर ऑक्टेट। एक काम करते हैं यार, लेक्चर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो जो सेकंड पॉइंट है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, है ना, इतना सिंपल पॉइंट नहीं है ये भी, तो जो सेकंड पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए यार आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करो एंड इस लेक्चर को बेटा 2 बार देखो अगर आपको नहीं समझ में आया। आई जेन्युइनली से कि अगर आप 2 बार देख लोगे ना इसको तो आपको सही में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कब एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम, अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा है रिपल्शन फोर्सेस से तो एटम क्यों पास में आ रहे हैं, है ना, और अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप इसको एक बार ढंग से अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। क्लियर है ये चीज़? तो बेटा मस्त आपको समझ में आया होगा आई होप। एंड करो यार इस लेक्चर को, आगे भी आपको बहुत पढ़ना है यार। अभी केमिकल बॉन्डिंग तो भाई एक जस्ट शुरुआत है। एंड याद रखना इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर एक अच्छी खासी तगड़ी पकड़ नहीं हुई तो बेटा भूल जाओ, इनऑर्गेनिक कभी अच्छी हो पाएगी। फिर वो सारी रिएक्शन जो एंड में हमको अच्छे तरीके से समझनी होती हैं वो आपको रटनी पड़ जाएंगी। तो बेहतर होगा ढंग से आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो और भरोसा रखो मुझ पर। और मुझ पर नहीं रखना है तो जहाँ भी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे इसके बाद लेक्चर से आपको मैं पसंद नहीं आया तो कहीं और देखोगे, तो प्लीज़ उन टीचर पे फिर भरोसा रखने की कोशिश करना। तो चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।